नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही खास इंसान। हमारे साथ मौजूद है सुवालाल जांगू जी। सुवालाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पंजाब केसरी में। थैंक यू, धन्यवाद। जी, सुवालाल जी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिजोरम विश्वविद्यालय के और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट भी हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ इस वक्त हालात चल रहे हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया के क्या कुछ रिश्तों में क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, इन्हीं सब पर आज हम सुवालाल जी से चर्चा करेंगे। सुवालाल जी, सबसे पहले इस चर्चा में आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के बीच, इन तीनों देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको लेकर आपका सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। देखिए, इन तीनों देशों के बीच में जो जी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है मानव सुरक्षा का, वुमेन जी सिक्योरिटी का है। क्योंकि म्यांमार से क्रॉस बॉर्डर रिफ्यूजी लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं। जी फिर नॉर्थ ईस्ट में वो एक तरीके से आइडेंटिफाई उनको होना होता है, या जी उनको यहाँ पर शरण दे दी जाती है, या उनको एक तरीके से वापस उनको लौटाया भी जाता है। लेकिन ये कुल मिला के मानव सुरक्षा का मुद्दा यहाँ सबसे ज्यादा है। और दूसरा है कि यहाँ पर ये जो मानव सुरक्षा है ये ज्यादातर अवैध तरीके से होती है। ओके जो चाहे म्यांमार से लोग आते हो या बांग्लादेश से, जी, अवैध या इलीगल तरीके से आने की वजह इलीगल से ये इमिग्रेंट्स होते हैं ये। कानूनी सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। जी, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। सुवालाल जी, बांग्लादेश ने चाइना विजिट में अभी हाल ही में जो बात कही है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है, ये बात कही गई है अभी हाल ही में, सी पोर्ट हमारे पास है। तो इस स्टेटमेंट को मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट जो आया है सामने बांग्लादेश की तरफ से चाइना विजिट के दौरान? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग तो उतना रिएक्ट नहीं करते हैं। जी क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं कि वो वास्तव में ही लैंड लॉक्ड है, तो ओके इसलिए वो रिएक्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो पार्ट है, बात ये कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड तो है, जी और नॉर्थ ईस्ट के पास से कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी नहीं है, वाटरवे कनेक्टिविटी। तो ओके ये तो स्थिति सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो मतलब कि अपनी कनेक्टिविटी की वजह से ऐसा उनको कुछ फील होता होगा कि वो जी देश से जुड़े हुए नहीं है, या राष्ट्र की मुख्य धारा के वो हिस्सा नहीं है। बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा है लोग यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के। और नॉर्थ ईस्ट के लोग चाहते हैं कि जो पड़ोसी है, चाहे बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, जी वो नॉर्थ ईस्ट की जो एक तरीके से लैंडलॉक्ड जो जी स्थिति है उसमें एक तरीके से प्रभावशाली तरीके से भूमिका करे पड़ोसी देश। और ये चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट खुद अगुवाई करना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग। जी सर, वहीं ग्रेटर त्रिपुरा और ग्रेटर मिजोरम की जो बात चल रही है उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण मानते हैं आप, क्यों चल रही है ये बात आखिर? देखिए, ऐसा है कि जो एथनिक ट्राइबल है नॉर्थ ईस्ट में, वो चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, या मिजोरम में, या मणिपुर में, या यहाँ तक कि आसाम में, उनकी मांग हमेशा रहती है। जी वो अभी तक 75 साल आजाद हो गया देश, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी मांगे भी बदलती रहती है। जब देश आजाद हुआ था तो जी उनकी मांग थी एक पृथक देश होने की, सेपरेट एक कंट्री या नेशन होने की उनकी मांग थी, जिसको हम कहते हैं संप्रभुता, आजाद होना। लेकिन बाद में 2 दशक बाद में उनकी ये मांग है वो बदल गई, और फिर वो मांग आ गई ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप आंतरिक मामले में उनको स्वायत्ता दे दीजिए, चाहे जी वो प्रशासन चलाए, चाहे वो अपना सामाजिक व्यवस्था को चलाए। अब उसके बाद में 20, फिर अगले 20 साल में क्या चेंज आया उनकी मांग में? अब वो चाहते हैं कुछ शक्तियां दे दिया जाए उनको, क्षेत्र दे दिया जाए, जैसे एडीसी दे दो, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दो, या कोई स्वायत्त परिषद बना दो,
या फिर कोई 6 शेड्यूल में उनको प्रशासन दे दो। ये पिछले 20 साल से चल रहा है। तो इनकी मांग एक्चुअली देश से के संविधान के अंतर्गत ही है इनकी मांग। जी दरअसल प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जी उनका कोई राष्ट्रीय मुख्य धारा के प्रति कोई वो नहीं है, इंक्लूजन नहीं है, समावेशन नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी मुख्य धारा बना रखी है। जो रेस्ट ऑफ इंडिया की मुख्य धारा है उसमें ये किस तरीके से इन शामिल हो, ये इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो आखिरी जो शब्द है मेरा ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो एथनिक ट्राइबल है, जी इनको दरअसल मुख्य धारा की सोच रखनी पड़ेगी। अब वो समय चला गया जब ये सिर्फ अंतर्मुखी थे, इनवर्ड ओरिएंटेशन रखते थे, जी अंदर का ही। अब इनको एक तरीके से एक्सटर्नल ओरिएंटेशन रखना होगा। राष्ट्र की मुख्य धारा के प्रति इनको कोई अपनी समझ और सोच रखनी होगी। यहाँ के राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये राष्ट्र की मुख्य धारा के प्रति कोई समझ नहीं रखते हैं। और इसीलिए इनकी मांगे क्या होता है, कभी भी राजनीतिक रूप से समाधान नहीं हो पाता है। जब तक ये राजनीतिक दल, इतनी कम्युनिटीज के राजनीतिक जी दल मुख्य धारा की सोच नहीं रखेंगे, तब तक इनकी जो राजनीतिक मांगे हैं वो पूरी होगी नहीं। क्योंकि यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि भाई आप मुख्य धारा की सोच तो रखो, तभी तो आपकी कोई मांग को समझा जाएगा। ये है जी प्रॉब्लम। तो क्या ये माना जाए कि दो देशों के बॉर्डर से ज्यादा वहां के जो ट्राइब्स है उनका कनेक्शन जो है आपस में ज्यादा स्ट्रांग है? हाँ, देखिए स्ट्रॉन्ग तो है ही। जो फिजिकल जो कनेक्टिविटी है, भौतिक कनेक्टिविटी जमीन से जमीन है, वो तो जी है ही, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है। तो चारों तरफ लैंड भी तो म्यांमार और बांग्लादेश से ही घिरे हुए हैं, और भी है, चाइना से भी है, अरुणाचल है। लेकिन बात यह है कि जो एथनिक कम्युनिटीज का जो सामाजिक ढांचा है, सांस्कृतिक ढांचा है, वो भी पड़ोसी खासकर बांग्लादेश, म्यांमार दोनों से ही जी यहाँ के एथनिक समुदाय का ओरिजिन एक ही है। आपको होगा जानकारी कि बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक के जो क्षेत्र है, वहां से लेके और म्यांमार में चिंदविन रिवर तक के ये जो सारे एथनिक कम्युनिटीज यहीं की ओरिजिन है। इनका एक जो क्षेत्र है जी ऐतिहासिक रूप से, जो पॉलिटिकल जो इनका क्षेत्र है, वो चिटागोंग से लेके चिंदविन रिवर तक है, बांग्लादेश के चिटागोंग से लेके म्यांमार के चिंदविन रिवर तक। तो अब भले ही हम बॉर्डर रखते हैं, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ सेम समुदाय कम्युनिटी रहती है। तो इनका सांस्कृतिक सामाजिक जुड़ाव तो बिल्कुल है, धार्मिक जुड़ाव भी है। जी तो सर वहीं अगर बात करूं मैं, म्यांमार की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, इंडिया की बात करें, हम भूटान की बात करें, इनका जो भविष्य है इन देशों का, वो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भविष्य होगा इन देशों ये तो बहुत का? इनके आपसी रिश्ते कठिन की अगर सवाल है। आपसी रिश्तों के अगर कंटेक्स्ट में बात की जाए तो? हाँ, देखिए ऐसा है कि इस जो ये सब रीजनल क्षेत्र बोला जाता है, इसको उप जी क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना अपने आप में एक क्षेत्र है नॉर्थ बिल्कुल में। तो ये चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, या इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ये एक सब रीजन बनाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पीपुल टू पीपुल, जन से जन जो एक संयोजकता है, कनेक्टिविटी है, संपर्क है, प्रॉक्सिमिटी है, वो इसका फायदा उठाना चाहिए तीनों चारों देशों को। भारत, चाइना, एक एक समय के लिए आप चाइना को छोड़ दीजिए, जी भूटान की हम बात कर रहे हैं। तो भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ पर क्या है कि जन से जन जो संपर्क है, जुड़ाव है, बहुत मजबूत है। आप किसी भी तरीके से इनके जो संपर्क है क्रॉस बॉर्डर, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इन तीनों देशों के जो सरकारें हैं, वो भी इस चीज को समझती है
कि सीमा पार जो संपर्क है लोगों का, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और म्यांमार चारों को मिलके एक ऐसा जन से जन संपर्क का जोन बनाना चाहिए, ताकि लोगों को एक आइडेंटिटी के साथ उनको आना जाना रखा जाए और उन पर जी निगरानी रखा जाए। ये लोग भी चाहते हैं, यहाँ की नॉर्थ ईस्ट के लोग भी ये चाहते हैं कि हम म्यांमार जाएं, हम बांग्लादेश जाएं, हम भूटान जाएं। लेकिन सवाल यह है कि हमारी पहचान रहनी चाहिए कि हम भारतीय है और हम भूटान में जा रहे हैं, तो हम वापस भी भारतीय के रूप में ही आएंगे। लेकिन ये चारों देशों की सरकारों को मिलके करना चाहिए, और इसके लिए देखिए ईमानदारी से और होलिस्टिक जी नीति की आवश्यकता है। न कि एक तरीके से सिक्योरिटी का ही माइंडसेट रखे कि सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा। आज तक तो देखो ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया भूटान बॉर्डर पर कभी भी लोगों के बीच में झगड़े नहीं हुए। नहीं चाहे हुए। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मिजोरम के बीच में झगड़े हो सकते हैं, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल के, मेघालय के साथ झगड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सुना है कि भूटान और इंडिया के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हो? नहीं होगा। न म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट के इंडिया के लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होता है, ना ही त्रिपुरा में भी बांग्लादेश और त्रिपुरा के साथ भी झगड़ा नहीं होता है। यहाँ तक कि मेघालय और बांग्लादेश का जो ऊपरी हिस्सा है वहां भी झगड़े नहीं होते हैं लोगों के। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि लोग बॉर्डर को एक पहचान मानते हैं कि भाई वो बांग्लादेशी नेशनल राष्ट्र है और ये म्यांमार के लोग हैं, ये भूटानीज है, ये जी इंडियन है। तो इस बॉर्डर का उपयोग पहचान के रूप में करना चाहिए, और ये पहचान है, लोग चाहते हैं कि भाई हमारी पहचान रहे और हमारे पर निगरानी रहे। वो तो खुद चाहते हैं यहाँ के लोग कि निगरानी रहनी चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि म्यांमार से लोग आ रहे हैं तो बिना निगरानी के, बिना पहचान के वो जी आना नहीं चाहिए, आए तो वो उनकी पहचान रहनी चाहिए कि भाई वो लोग यहाँ है। तो ऐसा यहाँ का लोग चाहते हैं। जी। चलिए, अगर इंडिया की बात करें सर सुअलाल जी, तो चिकन नेक आजकल बड़ी चर्चाओं में बनी हुई है इंडिया के अंदर। तो चिकन नेक क्या वाकई इंडिया के लिए कमजोरी है? देखिए, सिक्योरिटी के मकसद से तो ये कमजोरी है, बहुत ही जी वनरेबल ये प्रेस एंगल है भारत का। जी और इसका कोई उपाय भी नहीं है कि भाई आप इस चिकन नेक से बच सकते हो या इसको बिल्कुल। आप बदल सकते हो। ये भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश से ये तो आप बदल नहीं सकते हो ना। आप अपने स्टेट को तो बदल सकते हो, आप चाहे जी बिहार को या वेस्ट बंगाल को या आप आसाम को, आप क्षेत्र का इधर से उधर जिलों को आप कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो। तो चिकन नेक एक तरीके से जो पॉलिटिकल यथार्थ है, रियलिटी है, जिसको भारत बदल नहीं सकता। लेकिन एक बहुत जी अच्छी चीज ये है चिकन नेक के क्षेत्र की, कि यहाँ जो दोनों तीनों चारों तरफ जो लोग हैं वो एक ही कल्चर के, एक ही व्यवस्था के, एक ही इकोनॉमी के हैं। तो इसका फायदा लिया जा सकता है। और चिकन नेक एरिया के जो लोग हैं जी बहुत ही मतलब डाइवर्स भी है। एक तरफ आपको गोरखा, दार्जिलिंग में रहेंगे लोग, एक तरफ बंगाली रहते हैं, एक तरफ जी बिहार से लोग रहते हैं, भूटानीज है, नेपालीज, सिक्किम के लोग है। तो इतना डाइवर्स है, लेकिन यूनिटी एक है कि इनकी एक ही मतलब की सोच है, एक ही संस्कृति है, उसमें कोई बाधा नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस चिकन नेक के लोगों को थोड़ा सा स्वायत्ता दीजिए, ताकि वो जी आपस में एक तरीके से ज्यादा संपर्क करेंगे। तो वो इस चीज को भूलेंगे कि भाई हम कोई सिक्योरिटी जोन में है, कि भाई चिकन नेक सिक्योरिटी जोन है। तो जी इस चीज का जो उनके माइंड में है वो नहीं जाएगा, अगर लोग आर्थिक गतिविधियां क्रॉस बॉर्डर करेंगे। जो जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर को आप एक आइडेंटिटी मार्किंग की लाइन बनाइए, न कि उसको एक तरह से सिक्योरिटी की और डिफेंस की लाइन मत बनाइए। तो चिकन नेक भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल रियलिटी है और पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते हैं। दरअसल हम अपने ही लोगों को इस दृष्टि के लिए तैयार कर सकते हैं, इस नजरिए के लिए, और उनका एक सकारात्मक फायदा लिया जा सकता जी।
सर अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर काफ़ी चर्चाओं में रहा, वायलेंस की घटनाएं जो मणिपुर में हुए वो सब ने देखे। तो लेकिन अब इस वक्त क्या हालात हैं मणिपुर में, किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, मणिपुर में जो हालात से है वो एक तरीके से होता है ना कि रस्साकसी चल रही है, और जो अपना अपना जोर लगा रहे जी हैं। और रुचि वाली बात यह है कि दोनों ही कम्युनिटी लाइन क्रॉस नहीं कर पा रही है, और जी अपने अपने लाइन में मतलब कि वो जोर लगा रही है। तो यहाँ एक तरीके से कभी ये लगता है कि साइलेंट पीस है, मतलब शांति है, लेकिन वो भी शांति वाली शांति है, अंदर से शांति नहीं है। अब यहाँ पर जी देखिए क्या है कि दोनों कम्युनिटी अपनी अपनी जो कुकी और मैती कम्युनिटी है, वो अपनी अपनी मांग, अपने अपने नजरिए पर, अपनी अपनी दृष्टि पर अड़ी हुई है। अब वो दोनों ही वापिस नहीं जाना चाहती है, गो बैक नहीं हो रही है। जी ये एक सबसे बड़ी समस्या है, और ये समस्या इसलिए पैदा हो गई क्योंकि पिछले 2 साल होने वाला है, ये अप्रैल अगला मंथ में। पिछले जी 2 साल में दोनों कम्युनिटी को साथ में लाने का कोई प्रयास हुआ ही नहीं, और उल्टा दोनों कम्युनिटी को मतलब कि अलग रखने के लिए ही ज्यादा प्रयास हुए। चाहे वो सिक्योरिटी जोन बना के हो, या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कुकीज को कुछ न कुछ व्यवस्थाएं दी गई, उनकी मांगे मानी गई। और इसी तरीके से इम्फाल में जो मैती कम्युनिटी है, उनका भी ध्यान रखा गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों कम्युनिटी है वो अपनी अपनी मांग के आधार पर, उनका कोई भविष्य नहीं है। चाहे मैती कम्युनिटी की अपनी मांग हो, चाहे कुकी कम्युनिटी की, उनका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य वही है जो 3 मई 2023 के पहले जो मणिपुर है, और जो जी आज के टाइम में भी मणिपुर है, वही इनका भविष्य है। इन दोनों समुदायों को वापस से वही मणिपुर में रहना पड़ेगा, एक दूसरे के पड़ोसी ही रहना पड़ेगा। सवाल यह है कि इनके बीच में जो राजनीति हो, वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो पारदर्शी होनी चाहिए। उसमें जी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई एक दूसरे कम्युनिटी का तुष्टीकरण किया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो निष्पक्ष राजनीति की जरूरत है, निष्पक्ष प्रशासन की जरूरत है इन दोनों कम्युनिटी। जी बाकी देखिए, दोनों कम्युनिटी है वो देर सवेर तो इनको आना ही है, वापस बातचीत पर, सहयोग पर आना ही है। जी और अभी पिछले सप्ताह शुरू हुआ था दिल्ली में पहली बार होम मिनिस्ट्री ने दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स को बुलाए थे। पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे, वो सिविल सोसाइटी के लीडर्स थे, उनको बुलाया। और 2 घंटे की बातचीत भी चली, लेकिन कोई सहमति नहीं हो पाई, क्योंकि हम इतना उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि 2 साल कि जो दोनों कम्युनिटी में जो विश्वास की खाई, जी अविश्वास की जो खाई पैदा हुई है, आप एक मीटिंग में थोड़ी उसको पार कर सकते हो, भर सकते हो, टाइम लगेगा। लेकिन केंद्र सरकार को और मणिपुर के जो दोनों कम्युनिटी के सोसाइटीज के जो लीडर्स है, इनको गंभीर रूप से सोचना होगा और बातचीत कंटिन्यू करनी होगी। और मैं तो ये चाहता हूं कि सीधे ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शामिल होने चाहिए जी मीटिंग में, नहीं कि आप सेक्रेटरी को या और ही रिप्रेजेंटेटिव को रखो। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल चलते चलते, राजस्थानी जो है नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी तादाद में है, आप खुद राजस्थान से हैं, तो कितना घुल मिल पाए हैं आप वहाँ पर, या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है वहाँ पर? देखिए, मैं इसका जवाब आपका है सवाल, इसका दो तरीके से मैं देखता हूँ। देखिए, राजस्थान से जो लोग हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, चाहे जी ढूंढाड़ी हो, देखिए राजस्थान के लोगों के बारे में नॉर्थ ईस्ट के लोग यही सोचते हैं कि ये व्यवसाय धंधा के प्रति गंभीर रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, और ये ईमानदार भी है। ये एक तो उनका नजरिया है यहाँ के नॉर्थ ईस्ट का। और दूसरा यह है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो चाहे वो राजस्थानी हो या बंगाली हो, जी उनको अपने सामाजिक ढांचे में शामिल नहीं करना चाहते हैं, ये स्पष्ट बात है। और ये भी है कि राजस्थानी कम्युनिटी है, उनका एक काफी अच्छा मतलब कि नाम इमेज है नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट का
खासकर आसाम को अगर देखोगे तो आसाम में कोई भी अगर ये आर्थिक या राजनीतिक निर्णय लिया जाता है, उसमें राजस्थान की कम्युनिटी का जरूर ध्यान रखा जाता है या उनसे बातचीत भी की जाती है, यहाँ तक कि होता है चाहे बजट जी तक हो, ऐसा यहाँ सुनने में आता है। और ये तीसरा दूसरा पॉइंट जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान कम्युनिटी ऐसा है कि वो यहाँ योगदान देती है, ऐसा नहीं है जी कि यहाँ जैसे अदर कम्युनिटी की तरह की काम करती है और चली जाती है, यहाँ पर कोई योगदान नहीं देती है। राजस्थान की कम्युनिटी बहुत सारे जन कल्याण के काम करती है, जन सेवा के काम करती है। जी इसीलिए राजस्थान कम्युनिटी के बारे में अच्छा यहाँ रेस्पॉन्स है। और यहाँ तक कि तो अब तो तीसरी चौथी जनरेशन में तो शादी भी हो रही है। राजस्थान कम्युनिटी, राजस्थान के लोग और यहाँ के ओरिजिनल, चाहे वो आसामीज हो या मणिपुरी हो, मेतीवाड़ी नाम की नई कम्युनिटी भी बन रही है कि मेती और मारवाड़ी के बीच में रिश्ते हो रहे हैं, तो मेतीवाड़ी कम्युनिटी भी बन रही है। तो दिक्कतें राजस्थानी कम्युनिटी को तो कभी नहीं हुई है। मैं इतने साल से यहाँ रहते हुए मैंने कभी भी न्यूज में या कभी भी पब्लिक जी स्पेस में ऐसा नहीं सुना, जानकारी नहीं आई कि राजस्थानी कम्युनिटी को लेके कोई यहाँ पर अलग कोई परेशानी थी। प्रकार की सोच हो। या जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुआलाल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आप थे सुआलाल जांगू जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी के, नॉर्थ ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। इनसे हमने जानने की कोशिश करी कि बांग्लादेश और म्यांमार और इंडिया और भूटान, इनके क्या रिश्ते हैं, इन रिश्तों का क्या भविष्य है, क्या कुछ स्थितियां हैं इनको लेकर, क्या कुछ हालात है। चिकन नेक आज के टाइम में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चिकन नेक इंडिया के लिए कितना जो है, कितनी बड़ी जो है वो कमजोरी है, और राजस्थानी जो है नॉर्थ ईस्ट में किस तादाद में है और कितना उनका इस वक्त वहां पर वर्चस्व है, किस तरह से वो रह रहे हैं, वहां कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है। इन सभी तमाम मुद्दों पर, नॉर्थ ईस्ट के मामलों पर हमने आज तफ्तीश से चर्चा की सुआलाल जांगू जी से। सुआलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।